ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको दुनिया भर की खबरें, खासतौर पर वेस्ट एशिया की खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, सही नैरेटिव से एनालिसिस मिले। अभी एक जो ताजा और बड़ी खबर है वो ये कि इजराइल ने साउथ सीरिया के बैत जिन, एक शहर है, उस पर हमला किया है, जिसमें 13 लोग मारे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां अब रेजिस्टेंस इजराइल के खिलाफ शुरू हो गया है किसी हद तक। अब से पहले भी कुछ ऐसे इशारे मिले थे। उसके अलावा आयतुल्लाह खामेनाई ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि अमेरिका ने तमाम कोशिशें कर ली, हर किस्म की ताकत इस्तेमाल कर ली, लेकिन वो ईरान के खिलाफ कामयाब नहीं हुआ। इजराइल को भी सबक सिखाया है ईरान ने, और अब फिर वो एक तरह से मजबूती से जंग के लिए तैयार हैं। अगर किसी भी किस्म की जंग थोपी जाती है तो ईरान जवाब देगा। उधर अमेरिका में नेशनल गार्ड्स पर हमला हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि ट्रंप ने जो कुछ स्क्रिप्ट उनके पास थी उसी के हिसाब से कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों को अब वो नहीं लेंगे। कई और मुल्कों पर उन्होंने पाबंदी लगाई है, इमिग्रेंट्स की, बाहर से आने वाले लोगों पर। तो इन सब मामलात पर, इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज के सरबराह रहे हैं और डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया, और बहुत सी किताबें इस पूरे इलाके पर, वेस्ट एशिया, भारत के ताल्लुकात और उन मुल्कों के अंदरूनी हालात, उन सब पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो सीरिया पर हमला हुआ ताजा, जिस पर सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, बहुत से मुल्कों ने उसकी शदीद मजम्मत की है, ये आखिर क्या क्या चाहता है सीरिया में? अब क्या, जबकि हुकूमत उन्हीं के मर्जी की है उस वक्त, फिर भी वो हमले हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, ये जो हमला हुआ है सीरिया पे, शाम पे, इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि जो इज़राइल चाहता था वही हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ, क्योंकि जो इज़राइल चाहता था वो 3-4 टुकड़े में बांटना चाहता था और अपना तसल्लुत जमाना चाहता था, जिसका जो है प्लान तुर्की को पता चल गया और उसने पेशकदमी करके जो है HMS, जो भी अल-शार्रा के ग्रुप से वो ताल्लुक रखते हैं, उसको मदद करके जो है वो कब्जा कर लिए दमस्कस में, बशार अल-असद को हटा के। तो ये तुर्की जो है कुर्दों के साथ भी मुआहदा कर लिया है और सुन्नियों के साथ वगैरह सब। तो तुर्की का असर और रसूख जो है काफी गहरा है, और इसको इजराइल जो है तस्लीम करने से गुरेज आ रहा है। वो ये नहीं चाहता कि ये ताकतवर बन जाए, और ये तुर्की का है, और इजराइल जो है धीरे धीरे, शाम की हुकूमत कमजोर है और उस पर डरा धमका के ज्यादा से ज्यादा गोलान हाइट्स और साउथ में जो भी इलाका है उसके कुनैतरा के आसपास, जो बहुत ही रिच एग्रीकल्चर एरिया है, मैं वहाँ गया हूँ कई बार, तो उसको कब्जा कर लिया है और ड्रूज कौम को भी सपोर्ट कर रहा है उसके एजेंडा के मुताबिक। लेकिन जो डिवीजन बंटवारा करना चाहता था कबीलाओं का इलाका, या ड्रूज का, अलावाइट्स का, या शिया का वगैरह, वो हो नहीं पा रहा है। और वहाँ जो है रेसिस्टेंस धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ भी बढ़ रहा है। कई गुट ऐसे हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, और इससे जुड़ा हुआ मामला ये है कि इजराइल जो चाहता था कि ये अल-शारा की हुकूमत पीस एग्रीमेंट साइन करेगी, जैसा मिस्र और उर्दून और जो बहरैन और कतार और मोरक्को वगैरह कर रहे हैं,
तो पीस माहिदा होगा और सिफारत ताल्लुकात स्थापित करेंगे बोल के, तो वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि रेसिस्टेंस जो है काफी बढ़ रहा है। और अल शर्रा जो है ये रेसिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर इसराइल के साथ मुआहदा होता है तो ये तीसरा पहलू हुआ है। इसराइल ये भी चाहता था अमेरिका के साथ मिलके कि सीरिया पे दबाव डाले ताकि वो हिजबुल्लाह को जो है कमजोर कर रहे हैं और जो भी हथियार हैं उसको हुकूमत या किसी और को सौंप दे बोल के। तो इसमें भी ताउन करने के लिए शाम जो है ताउन कर नहीं रहा है। तो इसराइल और अमेरिका का जो है इसमें जो कोऑपरेशन था वो एक तरफा हो गया है। और अमेरिका का भी हालिया दौरा करके अल-शर्रा लौटे हैं, तो उन्होंने काफी कुछ वहाँ कामयाबी हासिल की, जैसा सीजर्स एक्ट को रिपील करना और जो भी बाकी कुछ बचा था सैंक्शंस का उसको भी रिपील करने का और इन्वेस्टमेंट करने का वगैरह वगैरह काफी उनको मदद मिली। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका और इजराइल में फूट पड़ गई है जहां तक शाम का मसला है। तो इस लिहाज से जो इजराइल फ्रस्ट्रेटेड है, नाकामयाब है और वो बमबारी करके दोबारा दबाव डालना चाहता है। तो ये सब मुद्दे जो है जुड़े हुए हैं और इसके साथ अल-शर्रा ने मॉस्को का भी दौरा किया और रूस से भी हिमायत हासिल की। तो वो अपना डिप्लोमेटिक कार्ड जो है बहुत चालाकी से यूज कर रहे हैं रूस के साथ। बहरी अड्डा जो तारतूस के पास है उसको भी कायम रखे हैं और हथियार भी शायद वो देंगे। तो ये इराक के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ और सऊदी अरब, तुर्की के साथ मिला के मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो सीरिया को जो है पहले पॉलिसी थी उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किस हद तक वो कामयाब रहेंगे इसराइल के खिलाफ और लेबनान को मामले को लेके या तुर्की का इन्फ्लुएंस ज्यादा ना हो जाए, जो कि सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता है, क्योंकि सभी देश जो है अपना अपना असर और रसूख एरिया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो बरकरार रखना चाहते हैं। सऊदी अरब जैसा सुन्नियों पे और कुर्दों पे, तुर्किश और दूसरे ग्रुपों पे, अलावाइट्स को जो है रूस सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि उसके तारतूस के इलाके लताकिया के आसपास रहते हैं वो पहाड़ों के इलाके में, और ड्रूज को जो है इसराइल सपोर्ट कर रहा है। तो ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट हो गया है इसराइल और रूस और तुर्की और सऊदी अरब वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी इन सब मुल्कों के कशमकश में जो है अल-शर्रा कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से सीरिया को नेविगेट करके जो इंडिपेंडेंस होना चाहिए उस दिशा में शायद जा रहे हैं। लेकिन उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट, रिसोर्सेस और अमेरिका का जो प्रेजेंस है नॉर्थ ईस्ट में, जो तेल के गैस के कुओं पे उन्होंने कंट्रोल किया है, जिससे इसराइल को तेल जाता है, उसमें भी दोबारा रिकैप्चर करना या अपने एरिया में लाना। और रीडेवलपमेंट का जो है बहुत ही है, और डेमोक्रेसी को लेके भी काफी ग्रुप्स वहाँ नाराज हैं कि ये डेमोक्रेसी जो इलेक्शंस होना है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, उस पर भी कुछ खास पेशकदमी नहीं हुई है। तो ये कुल मिला के आपने शाम के हालात को बहुत अच्छे से बताया। अभी ताजा एक खबर ये आ रही है कि अल-शर्रा ने फेडरलिज्म के अगेंस्ट एक तरह से वार्निंग दी है और नेशनल यूनिटी के लिए दबाव डाला है। ये अल अरेबिया की रिपोर्ट है कल की, जिसमें कहा है कि अल-शर्रा सेड ऑन थर्सडे दैट मेनी ऑफ द पब्लिक डिमांड आर लेजिटिमेट, स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एट दिस हिस्टोरिक मूवमेंट। तो इससे यह जाहिर हो रहा है कि अंदर अंदर मुखालिफ ग्रुप्स काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इजराइल ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, ऐसी भी खबर आई है। जो इस्लामी जमाअत के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ लोगों को सीरिया के अंदर जाकर के गिरफ्तार किया। कुछ थोड़ा सा और बता सकते हैं कि वहां जो ये रेजिस्टेंस शुरू हो रही है वो किस तरह की है? क्या वो एक ही वक्त में
इजराइल के भी खिलाफ हैं और अल शरा के भी खिलाफ हैं, या अल शरा की हुकूमत के साथ हैं? क्या लगता है? जी, कई गुट हैं, छोटे मोटे हैं, जिन पे अभी भी अल शर्रा की हुकूमत उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और उनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि हथियार भी हैं, और वो शाम के इलाके चाहे शुमाल से हो जुनूब में पहुंच जाते हैं, और इजरायली फौज पे भी हमला कर देते हैं या उनके हामियों पे हमला कर देते हैं, और वहां से भाग के चले जाते हैं सेफ जोन में। तो इस तरह से जो है मोबिलिटी और हथियार मिलने के वजह से ये तसादम होता रहा है, और इजराइल जो है पिन पॉइंटेड उन पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो इस लिहाज से जो है जब भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि मोसाद का काफी ऑपरेशन एक्टिव हो गए हैं शाम में, वो देखना चाहते हैं कि ये जो कंटोनमेंट मिलिट्री बेसेस और फौज और उनके डिपो वगैरह थे, वो कहीं इस ग्रुपों के हाथ में ना मिल जाएं और इजराइल के ऊपर हमला ना कर दे बोल के। जिस तरीके से शुमाली इजराइल में जो लोग भागे थे हिजबुल्लाह के हमले से, वो अभी तक वापस नहीं गए। वहां बसाने के लिए जो है हिंदुस्तानियों को, जो नॉर्थ ईस्ट में है, मिजोरम, मणिपुर, वहां यहूदियां हैं, बल्कि उनको 4-5 हजार से ज्यादा लेके वहां बसा रहे हैं, क्योंकि वो कैनन फॉडर की तरह अगर हिजबुल्लाह हमला भी करता है तो इनको कोई परवाह नहीं कि ये सेकंड क्लास यहूदी हैं, मारे गए तो भी इनको कुछ खास उनको नुकसान नहीं होता, बल्कि जो ओरिजिनल हैं जूस, वो अभी भी होटलों में और दूसरे रिहायशगारों में रहते हैं। तो इसी तरह जो है ये भी अब गोलान हाइट्स के एरिया में दूसरे यहूदियों को लगा के बसाना चाहते हैं, और उस पर हमला मेरे ख्याल से और तेज होते रहेंगे जितनी देर इजराइल कब्जा करेगा। ये इस्लामिक ग्रुप चाहे वो तुर्की के हो सपोर्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या ईरान के हो, या कोई भी मुल्क है, सऊदी अरब के, ये सब जो है बैटल ग्राउंड बना दिए हैं सीरिया को। तो अपने अपने जो पुराने सपोर्टर्स थे उसको एक्टिवेट करके झड़पें करवाते रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं, इनको बताने की देखो अब इजराइल का दबदबा नहीं चलेगा और हमारे ग्रुप चैलेंज करते रहेंगे बोल के। तो इस लिहाज से ये जो इस्लामिक ग्रुप है ये इजराइल के खिलाफ है, और इनका भी डर है अल शर्रा को कि ये जो है सबटाज करेंगे और सुन्नियों में डिसअफेक्शन फैलाएंगे अगर इजराइल के साथ कोई हमला होता है, या इजराइल जो कब्जा किया है गोलान के इलाकों में उसे अगर जिक्र ना करे विड्रॉल के दौरान, तो उनका भी मामला पेचीदा होगा। बल्कि ये सब अभी जो है बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके पास काफी हथियार हैं, छोटे ही भला क्यों ना हो, मशीन गन्स और AK-47, उससे भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और काफी बड़ा जखीरा है, सिर्फ एंटी असद फोर्सेस के साथ ही, लेकिन जो सीरियन आर्मी थी उनके डिपो में भी हमला करके लूट करके ये सब छुपाए हुए हैं हाँ ये हथियार। तो ये फ्री फ्लो है। यानी पाशा साहब, मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर रहा हूं। जरा इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यानी अब जिस तरह से अहमद अल शरा, जिनको वो टेररिस्ट थे, पे 1 करोड़ का उन पर इनाम था, $1 करोड़ का अमेरिका की तरफ से, उनको प्रेसिडेंट बनाया, उनकी मुलाकातें अब तक 2 बार ट्रंप से हो चुकी, पुतिन से हो चुकी। एक तरह से यानी ऐसा लगा कि ईरान पूरी तरह से नाकाम हो गया, ईरान का नजरिया नाकाम हो गया, उनकी पसंद की हुकूमत गिर गई, और अब सब कुछ इजराइल और अमेरिका की पसंद से सीरिया में चलेगा, ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इलाके के मुल्क तुर्की, सऊदी अरब, सब जो है वो अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बाकी रखना चाहते हैं। क्या ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका के जो एलाइज हैं इस पूरे इलाके में, वो सब फोकस्ड होकर के एक ही रास्ते पर लेके जाएंगे, या ये सब अपनी अपनी तरफ को खींचेंगे? ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बात है जो उसे समझना
मुश्किल है, आप जरा बताइए कि ये क्या, किस तरह से यानी सारे अमेरिका के प्लान पर, इजराइल के प्लान पर मिलकर के काम करेंगे, जिसमें सऊदी अरब और तुर्की वगैरह भी है, या उससे हट करके ये अपने अपने प्लान पर काम कर रहे हैं? जी, अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर्स। ये जो है पूरे देश, तुर्की, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतार, ये और दूसरे, ईरान, ये सब मुल्क मिलके जो है फॉर एंड अगेंस्ट शामिल थे सिविल वॉर में, जिसको कहा जाता है, जिसमें रूस भी शामिल था, और चाइना से उगूर में बड़े पैमाने पे उनको भी लाके लड़ाया गया। चेचेंस भी थे उसमें, जो रूस के कंट्रोल में है। तो ये सब जो है अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये अमेरिका और इजराइल का प्लान जो है, ये कामयाब नहीं हुआ है। सिर्फ बशर अल असद को हटाया गया है, लेकिन इतने कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं वहाँ। तो तुर्की तो डोमिनेंट है, सऊदी अरब भी अपना असर और रसूख कम करना नहीं चाहता है, वो भी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर तुर्की इस पे तसल्लुत हो जाता है तो सऊदी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। कतार का भी इसमें इन्फ्लुएंस है, ईरान का भी इन्फ्लुएंस है, और हिजबुल्लाह के फैक्ट्रीज और उनका भी जो है काफी इन्फ्लुएंस है वहाँ शिया ग्रुपों में। तो इजराइल भी जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और वो खुले आम बमबारी करके, अरेस्ट करके, कब्जा करके वो करता है। लेकिन दूसरे ग्रुप जो है, चूंकि छोटे हैं, वो उनके पास ना कोई टैंक्स है, एयरफोर्स है, वो अपने तरीके से जो है एरिया इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है ये पूरा जो है वर्चुअल डी फैक्टो ट्राइबल एरिया, कुर्दिश एरिया, अलवाइट एरिया, ड्रूज एरिया, सुन्नी एरिया, शिया एरिया ऐसा बढ़ गया है। वहाँ जो लेबनान में था कैंटोनाइजेशन, जो सदियों से ड्रूज और दूसरे कबीले के लोग, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, कुर्दिश वगैरह, उस तरीके से लेबनान भी होने को जा रहा है। बट चूंकि तवील है सीरिया का इलाका, और डेजर्ट भी है, और कुछ एग्रीकल्चर एरिया है, तो वहां से हटना नहीं चाहते वो, जो टाउन्स और सिटीज और विलेजेस हैं। तो इसमें कुछ पेचीदगी आ रही है, जिससे ये अभी कश्मकश चल रही है इन सब ग्रुपों में। अलकायदा के भी ग्रुप हैं, हजारों के फाइटर्स थे, और उनके बीवियां, बच्चे, वो भी बड़े हो गए हैं 15-20 साल में, तो वो भी हथियार लेके शामिल हुए हैं, मर्सनरीज की तरह। जो भी पैसे देते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये लॉलेसनेस जिसको कहते हैं, जो मिलिशियाज जो हैं, तो उसके लिहाज से जो है इंस्टेबिलिटी है, और ये मेजर चैलेंज है अल शरा की हुकूमत को, कि वो, उनकी फौज कमजोर है, दूसरे ग्रुपों के कंपैरिजन में वो अपना तसल्लुत हासिल नहीं कर पाए हैं, और कुर्दिश ग्रुप भी अपना अपना एरिया बरकरार रखना चाहता है नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सब ट्राइबल फैक्टर, कुर्दिश फैक्टर और माइनॉरिटीज और फॉरेन इन्फ्लुएंस, ये चलता रहेगा, और ये इजरायली हस्तक्षेप भी आगे चलता रहे, इसमें फायदा उठाता रहेगा। और नेतन्याहू भी जब भी कोर्ट ऑर्डर आता है अपीयरेंस के लिए, वो हमला करते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो अपीयर नहीं होता है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ईरान का भी, इजराइल का भी मिला हुआ है, और ईरान भी चूंकि वो इतने साल अपना इन्फ्लुएंस था, वो भी खोना नहीं चाहता है, अपने साथियों को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इराक के मिलिशियाज भी काफी वहाँ इंटरेस्ट रखते हैं, शियाज, उनके भी ग्रुप्स हैं। तो ये सभी देश जो है अपना पाउंड ऑफ फ्लैश, जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो लेके रखना चाहते हैं अपने एरिया में, अपने इन्फ्लुएंस। यानी यानी जो बशर अल असद की सरकार गिरी, उसके बाद मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई, और अब एक तरह से सिविल वार, दाखिली जंग, जिसको अब ऐसा लग रहा है कि अहमद अल शरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सूरत हाल, यानी हालात
मजीद खराब हुए हैं और ज्यादा इलाके इजराइल ने अपने कब्जे में किए हैं, जिसमें कुनैत्रा और एक बार तो खबरें ऐसी आई थी कि दमिश्क से 6-7-8 किलोमीटर की दूरी पर है इजराइल। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि जून में जो इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग थोपी थी, उसके नतीजे तो हमने अब तक देख लिए कि काफी हद तक ईरान ने मजबूती से जिस तरह से जवाब दिया, उसकी मर्जी से जंग रुकी थी उस वक्त। अब आयतुल्लाह खामेनेई का ये बयान, जो ताजा बयान है, जिसमें ये कहा है कि अमेरिका ने अपनी, जिसे कहते हैं मुहावरतन, के तमाम घोड़े दौड़ा लिए ईरान के खिलाफ, लेकिन वो कहीं कामयाब नहीं हुआ। और यह भी खबर आ रही है ईरान की तरफ से कि इजराइल के अंदर जो नुकसानात हुए हैं उनको अब तक भी छुपाया जा रहा है, पूरी तरह से बताया नहीं जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि अब अगर जंग शुरू हुई हमारे खिलाफ तो हम पूरी तरह से मजबूती से तैयार हैं और बहुत भरपूर जवाब देंगे। इस सब के इस टर्मोइल की हालत में इन बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, देखिए, जो ईरान को खतरा है इजराइल और अमेरिका के तरफ से, तो अभी भी वो लाइव है। वो कभी भी जो है ईरान पे हमला कर सकते हैं, और ईरान भी इसके लिए तैयारी कर रहा है बाकायदा, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो अपने B-52 बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो है कतार में और दूसरे अड्डों पे तैनात किए हैं। कई महीनों से तैयारी चल रही है, और अजरबैजान को भी जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिका जो है भरपूर ये मान के चल रहा है कि अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है और ईरान जवाबी हमला बड़े पैमाने पे करता है, और जो बर्बादी इजराइल ने देखी उससे कई गुना ज्यादा अगर ईरान करने में सक्सेसफुल होता है, तो अमेरिका को मदाखत करना जरूरी है, क्योंकि ये मान के चल रहा है नेतन्याहू कि अमेरिका इसमें शामिल होगा और उसका सपोर्ट करेगा। हालांकि ट्रंप बार बार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने 12 दिन की जंग में वो खत्म कर दिए थे न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि खामनेई कह रहे हैं कि किसी भी तरह जो है जो साजिशें थे, हमला हुआ था, सैंक्शंस हुए थे, उससे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कमजोर नहीं हुआ है, हम पेशरफ्ती उसमें कर रहे हैं बोल के। तो ये अमेरिका का जो है प्लान है बैकअप इजराइल को सपोर्ट करने का। लेकिन इजराइल जो है पेश है, वो डायरेक्टली भी हवाई जहाज ईरान के बॉर्डर पे इराक के हवाई स्पेस में भेजता रहता है, और ट्रेनिंग के लिए और ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसेस को टेस्ट करने के लिए बॉर्डर एरिया में तबरीज से लेके देसफुल, अहवाज, खुरम शहर और बुशैर तक भी आते हैं वो इजराइल के हवाई जहाज, और वो टेस्ट करके चले जाता है। लेकिन पिछली बार जब आए उसके बाद से जो है ईरान के हवाई जहाज में उनको सामना करने के लिए बॉर्डर पे चले गए थे, और एयर डिफेंस को भी एक्टिवेट उन्होंने किया। तो ये जो है दोनों तरफ से एक्शन रिएक्शन कई दिनों से, कई हफ्तों से चला आ रहा है। और जहां तक अजरबैजान की बात है, वहां भी जो है इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके वहां की हुकूमत को ये जो प्रॉब्लम हुआ नागोर्नो कराबाख का, और जो पीस एग्रीमेंट ट्रंप ने कराया, ट्रंप कॉरिडोर फॉर पीस वगैरह, तो ये सब ईरान को हमले के लिए कैसा अजरबैजान को इस्तेमाल करना, वो तैयारी चल रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी आसिम मुनव्वर को मिला के मुलाकात करना, और वहां से भी हो सके तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट ईरान के खिलाफ करना, वहां से भी तैयारी है। तो कतार और अजरबैजान और इराक के हवाई स्पेस से और सीरिया के एयर स्पेस से, तो ये मामूली रूट हो गया है। इजरायली और अमेरिका के हवाई जहाज आना जाना टेस्टिंग कर रहे हैं वो। तो इन सब को लेके ये
अब चूंकि ईरान अपना रवैया साफ कर दिया है कि वो IAEA को पहले की तरह इजाजत नहीं देंगे इंस्पेक्टर को जहां होना घूम फिर के रिकॉर्ड करके जो भी करना चाहें, क्योंकि वो एजेंट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के IAEA एजेंसी। और दूसरी तरफ वो ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका जैसा कहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इस तो नाबूद हो गया, तो बातचीत किस बात पे, किस इशू पे करना है, और अमेरिका के ऊपर कैसा भरोसा कर सकते हैं कि आप दोबारा बातचीत करके हमला ना कर दें पिछली बार की तरह। और जहां तक स्नैपबैक के सैंक्शंस की बात है, तो अमेरिका इसको भी इस्तेमाल करके यूरोपियन देशों से दबाव डालना चाहता था, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं मिला ये यूरोपियन देशों को स्नैपबैक से, और ईरान दबाव में आके बातचीत भी नहीं किया है, तो अपना रवैया जो है बरकरार रखा है। तो इससे जो है उनको काफी परेशानी हो रही है, इजराइल, अमेरिका, यूरोप को। और बीच में जो है रूस भी जो भी हथियार दे सकता था S-400 और दूसरे, वो भी देना शुरू कर दिया है। चीन तो पहले से ही देता आ रहा है। हालांकि जो चाहिए ईरान को शायद अभी तक नहीं मिले हैं रूस और चीन से, लेकिन जो कुछ भी हासिल हो सके। लेकिन खुद ईरान के पास इतने बड़े पैमाने पे मिसाइल हैं और एक्यूरेसी से जो पिछली बार उन्होंने मारा, और ये बार भी दावा कर रहे हैं कि अगर दोबारा हमला होता है तो उससे भी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न मिसाइल्स जो है बड़े पैमाने पे इजराइल पे भेज सकते हैं, या अमेरिका के अड्डे अगर इस्तेमाल होते हैं तो कतार में, इराक में, जो भी है वहां पे भी हम हमला कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये दोनों में साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है। और चूंकि अमेरिका और इजराइल और यूरोप का पल्ला थोड़ा मिलिट्री सेंस से भारी है, तो ईरान को डरा धमका के जो है मजबूर करना चाहते हैं कि बातचीत कीजिए बल्कि। लेकिन रूस का, चीन का और नॉर्थ कोरिया का सॉलिड सपोर्ट है ईरान के खिलाफ। और दूसरी तीसरी दुनिया में जो वेनेजुएला है और इराक है और दूसरे देश भी हैं जो है ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका हौसला काफी ज्यादा अच्छा है पिछली बार की तरह। अब पता चल गया कि ईरानी कौम को कि ये दुश्मन जो है हमारे खिलाफ, जैसा लीबिया में उन्होंने किया या इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, तो पता चल गया कि अमेरिका और इजराइल क्या करना चाहते हैं। तो वो चौकन्ना है और गवर्नमेंट के पीछे है, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई डिवीजन नहीं है मेरे ख्याल से। तो हमने यही मैसेज दे रहे थे कि अमेरिका से बातचीत करना बेकार है, भरोसा करना बेकार है, और इंटरनल यूनिटी जो है वही सॉलिड रिस्पांस इन पे हम लोगों को दे सकती है बोल। जी। अच्छा, अब तक जो ये जंग हुई और ईरान के खिलाफ भी इसमें जंग शामिल है 12 दिन की, इसमें एक चीज तो नतीजे के तौर पर सामने आ गई कि अब फौजी तरीके से ईरान को नहीं दबाया जा सकता। वो उनके इतने एक्यूरेट, इतने एडवांस हथियार उनके पास हैं जो अमेरिका, इजराइल और पूरे वेस्टर्न मुल्कों के डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाए। तो जंग के लिए अमेरिका इतना, ईरान इतना तैयार है, डिप्लोमेसी में वो नाकाम हो रहे हैं। ईरान कह रहा है हम तुम पे भरोसा नहीं करते, तुम कभी भी वादा पूरा नहीं करते, 2015 वाली डील से भी बाहर निकले और हर किस्म के समझौते को वो वायलेट करते हैं। तो ऐसी सूरत में जब ईरान ने फौजी ताकत बढ़ा ली और डिप्लोमेसी के लिए तैयार भी है, लेकिन साथ साथ कह रहा आप पे भरोसा नहीं है, तो मामला कहां हल होगा, क्या रास्ता बन सकता है? वक्त हमारे पास जरा कम है, मुख्तसर जरा बताइए। जी, मेरे ख्याल से अब हालांकि ईरान तैयार है बातचीत करने के लिए, वहां के वजीर खारिजा बताते हैं बार बार, लेकिन किस मुद्दे पे बात करना है? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम आप समझते हैं कि अभी जो स्ट्रक्चर्स थे 3-4 जगह जो बमबारी करके डिस्ट्रॉय कर दिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम ही तहस नहस हो गए, तो किस बात पे करना? जहां तक जो है ये यूरेनियम है जो एनरिच कर रहे हैं, उसकी बात के लिए तैयार है वो, और कहाँ रखना है, कैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि ये रजीम चेंज चाहते हैं इजराइल, अमेरिका, यूरोप, वहाँ की इस्लामी हुकूमत का बदलाव चाहते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बशार अल असद और गद्दाफी और
ज़ैनुल आबिदीन या मुबारक को हटाए, अली अब्दुल्ला सालेह को यमन में, उस तरीके से कठपुतली हुकूमत लाना चाहते हैं और हो सके तो डिवीजन भी करना चाहते हैं, खुजिस्तान का, अजरबैजान का, कुर्दों का, बलूचिस्तान का। तो इस तरह से वो कमजोर ईरान अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, जो कि इस्तेमाल करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को खत्म करने के लिए, या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रूस का है उसको खत्म करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ की अवाम हुकूमत के साथ है। ये सबसे बड़ा खतरा है। और मेरे ख्याल से ईरान पे हमला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि आज ना कल हमला करेंगे ये। लेकिन जिस तरह से पिछली बार 12 दिन की जंग में वो नाकामयाब रहे, ये बार भी जो है नाकामयाब रहेंगे, और ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा, जिसके रेस्पॉन्स में शायद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का नेतन्याहू धमकी देगा, जिससे डर के अमेरिका जो है उसके सपोर्ट में आएगा, क्योंकि रूस इस बार चुप रहने वाला नहीं है, चीन भी चुप नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं लोग, शायद ईरान से या ईरान के ऊपर हमले से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो रेसिस्टेंस है, अगर ईरान पे हमला होता है, ये सिर्फ बायलैटरल नहीं रहेगा, इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में ट्राइलैटरल। इससे जो है हिजबुल्लाह भी मैदान में कूद पड़ेगा, हूतीज भी करेंगे, हमास का जो कुछ भी काडर बचा है वो भी कूद पड़ेंगे, और ईरान के सपोर्टर्स जो शाम में हैं वो भी जो हमले कर रहे हैं इजराइल पे, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है वो भी जो है अमेरिका के अड्डों पे कतार से लेके बहराइन से लेके सभी जगह करेंगे। तो इससे जो है पूरे क्षेत्र में जंग छिड़ सकती है, जो कि रूस और चीन और यूरोप भी इसको देखना नहीं चाहता है बड़े पैमाने पे। अगर वहां जंग छिड़ जाती है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर देता है, तो तेल की किल्लत होगी और कीमतें बढ़ जाएंगी और बहुत पेचीदगी होगी। रेड सी भी बंद हो जाएगा हूतियों की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज भी बंद हो जाएगा, और सबसे बढ़ के ये खाड़ी के देश जो जीसीसी हैं उन पे भी तबाही होगी, जो पिछली बार कतार पे हुआ था। ये नहीं कि इस बार बहरीन पे नहीं होगा या सऊदी अरब या दूसरे देशों पे, इमारात पे भी नहीं होगा। तो ईरान जो है खुलेआम मुंहतोड़ जवाब देगा इन छोटे छोटे हुक्मरानों पे भी, जो कि ग्लास हाउस में रहते हैं और पत्थर फेंक रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान पे। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन्होंने रेस्टोर किया है, लेकिन जहां जहां भी हो सके ये 6 मुल्क एटलीस्ट काम, 5 मुल्क ईरान, ओमान को छोड़ के, ये कहीं ना कहीं सुई चुबाते रहते हैं ईरान को, लेबनान में, सीरिया में, हूती में, यहाँ वहाँ। तो ये इनडायरेक्टली अमेरिका और इजराइल के हामी हैं और ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ईरान जानता है। तो ये सब रेसिस्टेंस भी बहुत एक्टिव है, ये नहीं कि वो कमजोर हो गए 2 साल की जंग में। तो ईरान के साथ अगर हमला होता है और ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा, यहाँ भी रेसिस्टेंस, ये इतनी बड़ी भयानक जंग या फायर आग लगेगी कि अमेरिका मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करने में। जी। ये यानी पूरे इलाके में तबाही आएगी अगर ये जंग शुरू हुई ईरान के खिलाफ, अगर जंग फिर से शुरू की गई, और नेतन्याहू से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इसको कैलकुलेशन में देखेंगे। ईरान, अमेरिका की मदद का उन्हें भरोसा है। इस हालत में अगर कदम उठा ईरान के खिलाफ तो वो बड़ी तबाही होगी, इस पूरे इलाके के मुल्कों में भी। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।